व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लोनेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एमडीकेट के पास क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केमिकल कंपाउंड हैज द सेम परसेंटेज इन द बैक्टीरियल एज वेल एज ममेलियन सेल। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो बैक्टीरिया उसके साथ ममेलिया दोनों सेल्स के अंदर सेम होता है? स्टूडेंट्स खुद कोशिश कर, क्या आप लोगों से हो गया क्वेश्चन? ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखो, कार्बोहाइड्रेट तो होती है 3% एंड 4% बैक्टीरिया और ममेलियन सेल के अंदर। प्रोटीन 15 एंड 18%, लिपिड 2% एंड 3%, जबकि वाटर ममेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों के अंदर सेम होता है 70%। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वाटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज अ रिवर्स ऑफ व्हाट प्रोसेस? ऑलराइट, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। वाटर की मदद से एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ना। ऑप्शन ए को देखो, फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे तो लाइट की मदद से मॉलिक्यूल को तोड़ना है। और ये जो फोटोलाइसिस है, ये आपको थाइलाकोइड के ल्यूमन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करते हैं 4 हाइड्रोजन के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और उसके अलावा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और ये वही ऑक्सीजन है जो हमें फोटोसिंथेसिस में मिलती है। तो ये चीजें तो आप पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखो, डिडक्शन। डिडक्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो लॉजिकल रीजनिंग में आता है, तो इससे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन डी, कन्वेक्शन। स्टूडेंट, ये जो कन्वेक्शन है, ये तो हीट से रिलेटेड है। हीट को ट्रांसफर होने के लिए 3 मेथड लगते हैं, या तो वो होगी रेडिएशन, या कन्वेक्शन, या कंडक्शन। रेडिएशन हम कहते हैं हीट का ट्रांसफर होना जब कोई मीडियम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी सन से अर्थ तक पहुंचती है बिना किसी मीडियम के, तो इसे हमने कह दिया रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे एटम एटम से टकरा कर हीट को ट्रांसफर करता है। और ये जो कन्वेक्शन है, ये हीट का ट्रांसफर होता है फ्लूइड्स के अंदर। और फ्लूइड्स हम कहते हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो। जो चीजें बह सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं, जो कि लिक्विड भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है। स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी को देखो, कंडेंसेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कंडेंसेशन, क्योंकि कंडेंसेशन रिवर्स है हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइसिस मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना, पॉलीमर्स को मोनोमर्स के अंदर तोड़ना, वाटर को ऐड करके। जबकि कंडेंसेशन इसी का उल्टा है, वाटर को रिमूव करके छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल के अंदर चेंज करना। अब ये कैसे होता है, इसे थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ग्लूकोज के 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, और हमें मालूम है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। स्टूडेंट, इसको याद जरूर रखना, क्योंकि ये एक और एमसीक्यूज में आएगा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या बनाते हैं। तो ग्लूकोज के 2 छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम माल्टोज कहते हैं। वो कैसे बनाते हैं, इसे थोड़ा सा समझो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ऑक्सीजन के बाद ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4 और ये 5। सिमिलरली यहाँ पे देखो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 1 है, इसका ये OH, इसको देखो, और इसका OH को देखो। ग्लूकोज के 1 के OH को देखो, और ग्लूकोज नंबर 2 के OH को देखो। यहाँ पे हमें एक बॉन्ड बनाना है ताकि एक बड़ा मॉलिक्यूल बन सके। तो क्या होगा, तो एक OH रिमूव होगा, और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, राइट। और ये जो OH और H रिमूव हुआ था, ये H2O की फॉर्म में रिमूव हो गया। तो ये जो वाटर रिमूव हुआ और ग्लूकोज के 2 छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जिसे हम माल्टोज कह रहे हैं। इस प्रोसेस को होने के लिए कंडेंसेशन। अब अगेन स्टूडेंट्स, मालूम मेरे पास एक माल्टोज का मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, ये एक माल्टोज का मॉलिक्यूल है। अगर अब इस माल्टोज के मॉलिक्यूल को मुझे दोबारा तोड़ना है, तो मुझे वाटर को दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर माल्टोज के मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ना है, तो वाटर को ऐड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हमने कह दिया हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, और इसे हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान है। अब स्टूडेंट, इससे ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ये टॉपिक पहले अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 types of fundamental biological molecules present in the protoplasm are carbohydrate, protein, lipids and
अब स्टूडेंट्स ये वाला सवाल तो बहुत आसान है, क्योंकि 4 तरह के ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अब ऑफ कोर्स इस सवाल को आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर भी लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन इज करेक्ट, क्योंकि सारे बायोमोलिक्यूल्स कार्बन से ही बनते हैं, तो अबंडेंट मॉलिक्यूल कार्बन ही होने वाला है। तो ऑप्शन 4 का सी इज करेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वाटर, और इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउज इट टू स्टिक टू द पोलर सरफेस लाइक द वुड। वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर पोलर सरफेसेस फॉर एग्जाम्पल वुड के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करो और सॉल्व करो, और अगर सॉल्व हो गया तो ऑप्शन ए को देखो, डेंसिटी। डेंसिटी का तो इस सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन डी को देखो, नॉन पोलर अट्रैक्शन। स्टूडेंट ये जो नॉन पोलर अट्रैक्शन है इसे हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान के अट्रैक्शन को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज कहते हैं। ऑप्शन सी, कोहेशन। ये जो कोहेसिव फोर्स है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और फेनोमिना को हम कोहेशन कह दिया। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखो, एडहेशन, एडहेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो ये दूसरे चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर कंटेनर की वाल पे जाके स्टिक हो जाता है। और ये तो आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब आप पानी को कंटेनर के अंदर डालते हो, फॉर एग्जाम्पल गिलास, तो पानी के ड्रॉप्स गिलास की वाल के साथ स्टिक हो जाते हैं। ये होता है एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, एडहेशन। अगला जो क्वेश्चन है, वाटर कैन सर्कुलेट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये तो आप लोगों ने अभी तक सोच भी लिया होगा, क्योंकि कोहेशन और एडहेशन की वजह से ही वाटर मूव करता है कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर, जो कि होते हैं जाइलम एंड फिलियम वाटर प्लांट्स के अंदर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर डेट इज इंपॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। वाटर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है? ऑप्शन ए, एनोमलस। ये जो एनोमलस बिहेवियर होता है वाटर का, ये हमें उस वक्त दिखता है जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो, क्योंकि उस वक्त वाटर कॉन्ट्रैक्ट के बजाय एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करे, बेस की तरह बिहेव करे। बेस वो होता है जो OH डोनेट करता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और एसिड वो होता है जो कि हाइड्रोजन केटाइन को डोनेट करता है। तो ये एम्फोटेरिक भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ऐसी प्रॉपर्टी है वाटर की जिसकी वजह से वाटर आयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स को एक बड़े ड्रॉपलेट के अंदर चेंज कर देता है, और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन स्टेबल रहती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड है, और लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, वाटर उन्हें अलग कर देता है, खुद से एक्सक्लूड कर देता है। अब ऑप्शन नंबर 8 देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है। ये सिंध ने 2023 में लिया है, और जो कि कंडक्ट किया था जीना यूनिवर्सिटी ने। अगर सोल्व कर लिया है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे? हाउ मच टेम्परेचर विल बी राइज, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा एज पर डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी की डेफिनेशन के हिसाब से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लो, चाहे वो वाटर हो या टेस्टोस्टेरोन हो, कोई भी और सब्सटेंस हो सकता है, जो कि हमने 1 ग्राम में लिया है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो टेम्परेचर कितना राइज होगा 1 ग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन का? तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 9 तो बहुत आसान है, पूरा का पूरा रट्टा है। वाटर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इसकी अमाउंट कितनी होती है ये डाउ यूनिवर्सिटी ने पूछा है। टोटल रट्टा है,
कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 70 to 90%। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 70 to 90% वाटर होता है, और वाटर इसलिए मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प इन मॉडरेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि क्लाइमेट को मॉडरेट रखती है और टेम्परेचर को स्टेबल करती है? ऑप्शन नंबर ए, विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी स्टूडेंट्स हम फ्लूइड फ्रिक्शन को कहते हैं, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, ये फ्लूइड के डिफरेंट लेयर के मोशन को अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। अब ये तो आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से अगर आपको टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री राइज करना है तो वाटर के अंदर आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर एकदम नहीं बढ़ता और लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्योंकि हमारे सेल के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होगी, लेकिन वाटर उसको स्टेबल कर देता है। और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर और सेल को डीनेचर होने से बचाता है। अब उसके अलावा ये क्लाइमेट को भी मेंटेन करता है। डे टाइम के अंदर ये हीट एनर्जी को स्टोर कर लेता है और इसी हीट एनर्जी को रात के टाइम रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे एरिया के अंदर टेम्परेचर स्टेबल रहता है। लेकिन अगर आप डिजर्ट्स के अंदर देखोगे तो वहां पे तो सिर्फ सैंड्स एंड स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और रात के टाइम टेम्परेचर बहुत कम होता है। द रीजन इज उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, तो बहुत कम एनर्जी देने पर सैंड्स एंड स्टोन बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और इसलिए डिजर्ट्स एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और रात के वक्त बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बायोलॉजिकल व्हाट प्ले की रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। अब ये क्वेश्चन तो आपने चुटकी में सोल्व कर दिया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। क्योंकि ये सवाल तो सिंध ने पूछा था, हम लोग थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सोल्व करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। जल्दी से सॉल्व करो। अगर हो गया है तो ऑप्शन बी को देखो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सही आंसर है। एक तो हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ये कूलिंग इफेक्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर जो पसीना आता है या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही है, वो कूलिंग इफेक्ट के लिए तो हो रही है। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और उसमें से सिर्फ 2 मिलीलीटर पानी इवापोरेट होगा, तो वो बाकी के 998 मिलीलीटर पानी को ठंडा कर सकता है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज कर सकता है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जब ग्लूकोज जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है उससे ऑक्सीजन मिलती है और बदले में हमें मिलता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये उसी एनर्जी की बात हो रही है, उसी एनर्जी को रेगुलेट करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, विच टाइप ऑफ बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन फॉर वाटर टू वेपराइज। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो होता नहीं वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ऑप्शन बी देखो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता। जब वाटर इवापोरेट होता है, वाटर के वेपर्स बनते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि इस तरह तो वाटर का मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब वाटर इवापोरेट होता है, जब हम इसे हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड टू द गैस। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, व्हाट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल एंड द कंटेनर। ऑप्शन बी एडहेशन करेक्ट है, क्योंकि ये चीज तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, सिंध बोर्ड ने भी यही सवाल पूछा था और उसका ऑप्शन था एडहेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स के और कंटेनर के बीच की जो फोर्स होती है उसे हम एडहेशन कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, और क्वेश्चन नंबर 15, होमोपॉलीसेकेराइड दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंगाई एंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज। होमोपॉलीसेकेराइड्स एक जैसे मॉलिक्यूल से बनते हैं,
जबकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट तरह के मोनोमर से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज से बनता है और सेलुलोज के अंदर सारे बीटा ग्लूकोज ही होते हैं। इसी तरह ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज से बनता है और सारे अल्फा ग्लूकोज ही होते हैं ग्लाइकोजन के अंदर। स्टार्च के अंदर भी सेम केस है और काइटिन के अंदर भी सेम केस है। काइटिन भी होमोपॉलीसेकेराइड है। हमारे पास कुछ हेटेरोपॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये सब हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। इनके मोनोमर्स सेम नहीं होते, इनके अंदर अलग अलग मोनोमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेप्टिडोग्लाइकन के मोनोमर्स होते हैं नाम एंड नाग। नाम मतलब एन एसिटाइल मोरामिक एंड नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये डिफरेंट मोनोमर्स ज्वाइन होकर लंबी चेन बना देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है काइटिन डी, जो कि फंगल सेल वॉल बनाता है और बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स की एक्सोस्केलेटन को भी। क्वेश्चन नंबर 16, एटलीस्ट हाउ मेनी सेकेराइड यूनिट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द पॉलीसेकेराइड। कम से कम कितने सेकेराइड यूनिट होने चाहिए, कितने मोनोमर होने चाहिए पॉलीसेकेराइड को बनाने के लिए। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ एक ही मोनोमर है तो उसे हम कह देते हैं मोनोसेकेराइड्स। अगर 2 से लेके 10 तक है उसे हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब 10 के बाद जो होते हैं ना, 11 के बाद, 11 से लेके 11 के बाद उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो एटलीस्ट अब 11 सेकेराइड्स यूनिट होने चाहिए पॉलीसेकेराइड्स को बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, एरिथ्रोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड विच इज कॉमनली नोन एज। एरिथ्रोज ट्रायोज है, टेट्रोस है, पेंटोज है और हेप्टोस। ट्रायोज का मतलब है कि एरिथ्रोस 3 कार्बन से मिलकर बना है। टेट्रोस मतलब 4 कार्बन से मिलकर बना है। सिमिलरली पेंटोस और हेप्टोस। तो ऑप्शन बी सही है, टेट्रोस। एरिथ्रोस एक टेट्रोस है, वो 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। नंबर 18, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज इज। स्टूडेंट जल्दी से सोचो और ऑप्शन लगाओ। का ऑप्शन ए ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी कि माल्टोज अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनता है और ये लिंकेज होती है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसे हम बहुत डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख चुके हैं कि कैसे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है और माल्टोज बनता है। लैक्टोज के अंदर बीटा ग्लूकोज होते हैं और ये ज्वाइन होके माल्टोज बना देते हैं और इस लिंकेज को हम कहते हैं बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन सक्रोज में जहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है वहां पे ग्लूकोज अल्फा होता है लेकिन फ्रक्टोज बीटा होता है, तो इसे हम कहते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन अगर आप इसे फीडल बोर्ड के अंदर देखोगे तो थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाई देगी कि वहां पे सिर्फ अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिखा हुआ है। तो क्या वो गलत है? मतलब वहां पे अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं लिखा हुआ, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लिखा हुआ है। ये भी एक तरह से हम लिख सकते हैं अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो अल्फा 1 2 मत पढ़ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करना जो कि इसकी प्रॉपर फॉर्म है। अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो कि फेडरल में दी हुई है, ये इसे हम शॉर्टकट में जरूर लिख देते हैं, लेकिन पढ़ने में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर याद रखना है तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्म में याद रखना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सक्रोज बनाते हैं। ऑप्शन ए के अंदर देखो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये तो सक्रोज बनता है, तो ये तो गलत हो गया। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज तो लैक्टोज बनता है, जो कि गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज, जो कि बिल्कुल सही है। ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज बनाते हैं और इस लिंकेज को हम कहते हैं अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 20, synthesis of the disaccharide by the condensation to glucose joined by glycosidic linkage to form। ये तो पिछले वाला एमसीक्यूज ही है कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो कौन सा डाइसैकेराइड बनेगा। और कंडेंसेशन को तो हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे वाटर रिमूव होता है और 2 मोनोमर्स ज्वाइन हो जाते हैं और पॉलीमर्स बनते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन ई, माल्टोज। दो ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं और यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिंग लिंकेज होती है। क्वेश्चन नंबर 21, molecules of amylose consist of subunits joined together by। जल्दी से सवाल को सोचो, वीडियो को स्टॉप करो और अगर सोल्व कर लिया है तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिंग लिंकेज होती है अमाइलोज के अंदर। अब अमाइलोज क्या है स्टूडेंट्स? जो हमारे पास स्टार्च है ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, आप लोगों को मालूम ही होगा। ये दो तरह के होते हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन के अंदर होगा जिसे हम अमाइलोज कहते हैं, या यही स्टार्च ब्रांच चेन के अंदर भी हो सकता है जिसे हम माइलोपेक्टिन कहते हैं। तो जो अमाइलोज है इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच चेन है इसके अंदर अल्फा 1,4 भी होती है, अल्फा 1,6 भी होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अमाइलोज की एक स्ट्रेट चेन बना दी है क्योंकि स्ट्रेट चेन स्टार्च की उसे हम अमाइलोज कहते हैं, और यहाँ पे मैंने एक ब्रांच चेन बना दी है जिसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अगर आप अमाइलोज में देखोगे जो कि एक स्ट्रेट चेन है स्टार्च की, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, राइट? देखो 1 2 3 और ये कार्बन नंबर 4 और ये है कार्बन नंबर 1। तो अमाइलोज के अंदर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के अंदर एक बॉन्ड बन रहा है और यहां से एक वाटर भी रिमूव होता है क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है, राइट? सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, अब ये तो मैंने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स को रखा है ग्लूकोज के, लेकिन क्योंकि स्टार्च एक पॉलीमर है तो यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 से तो ज्यादा होंगे तभी स्टार्च बनेगा। अब यहाँ पे देखो अमाइलोपेक्टिन को, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो होगी अल्फा 1,4। तो अल्फा 1,4 हो गई, ये अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहे हैं जो कि ब्रांच चेन होती है। लेकिन कार्बन नंबर 6 को देखो, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 6 है, और ये ब्रांच चेन जो कि आके अटैच होगी मेन चेन पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है। तो ये जो ब्रांच आके लग रही है इसका कार्बन नंबर 1 और मेन चेन का कार्बन नंबर 6, इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम कह देते हैं अल्फा 1,6। अल्फा 1,6। तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर दोनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं, अल्फा 1,4 भी होता है, अल्फा 1,6, लेकिन जो ये अमाइलोज है जो कि एक स्ट्रेट चेन है इसके अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स ये बॉन्ड्स कैसे बन रही है, ब्रांच कैसे अटैच हो रही है, इतनी डेप्थ में मैं नहीं जा सकता। द रीजन इज हम लोग एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, और अगर आप लोग एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तो ये चीज पहले ऑफकोर्स पढ़ के ही आए होगे, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीजें फिर भी नहीं समझ आती कि स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, चीजों को हम कैसे बना रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये चैप्टर ही समझ नहीं आता, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा दूं। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एन ओलिगोसैकेराइड इज मेड अप ऑफ 8 लिस्ट। बहुत आसान है, अगर एक ही यूनिट है तो उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, अगर 2 से 10 यूनिट्स हैं तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, और डाइसैकेराइड भी ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आता है, और कंबाइन हो रहे हैं 10 से ज्यादा यूनिट्स उन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बहुत आसान है ये तो। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज अ पॉलीमर या पॉलीसैकेराइड्स। इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल ऐसा है जो कि पॉलीसैकेराइड्स है? जल्दी से इस वीडियो को स्टॉप करो, सॉल्व करो, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को लगाओ क्योंकि ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए तो सक्रोज है जो कि डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड नहीं है। और सक्रोज कैसे बनता है हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज सक्रोज बनाता है। ऑप्शन बी को देखो, पेंटोस, ये तो मोनोसैकेराइड है जिसके अंदर राइबोज आता है या राइबुलोज आता है। ऑप्शन सी लैक्टोज है जो कि बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज से बनता है, ये भी एक डाइसैकेराइड है। ऑप्शन डी है ग्लाइकोजिन जो कि हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, monosaccharide have a general formula represented by।
कौन कौन से फार्मूले किस कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। लेकिन जब हम यूएचएस की कीज में देखते हैं, जो कि 2024 में यूएचएस ने दी थी, उसके अंदर तो ऑप्शन बी को सही माना गया है, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन ए सही है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो। अब ऑफ कोर्स आपने जनरल फार्मूला देख लिया होगा, जो बोलते हैं CH2O होल टर्म मल्टीप्लाई N। अब ये N मोनोसेक्राइड्स के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है बिटवीन 3 and 7। बिटवीन 3 and 7 ये N कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स के अंदर कार्बन नंबर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 और 7 कार्बन हो सकते हैं। तो मान लो मैं इस N को 6 लेता हूं। मान लो मैंने ये N 6 लिया है, राइट। इसे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा C6H2 है, तो ये मल्टीप्लाई 6H2L और ये हो गया O6। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला होगा। अब हमारी कंडीशन के अंदर देखें, हमारी कंडीशन के अंदर फार्मूला कुछ इस तरह दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है इसकी तरह। अगर मैं यहाँ पे N की जगह 6 रख दूं, C N की जगह 6 और यहाँ पे H2O, यहाँ पे N की जगह 6, तो ये दोबारा से वही फार्मूला बन रहा है H12O6, राइट। सिर्फ हमने CN को उठा के बाहर रख दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलीसेकेराइड इन अ प्लांट आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं और वाटर रिमूव होता है और एक पॉलीमर बनता है। हमारे पास जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं लाइक प्लांट, इनके अंदर मोनोमर्स कैसे बनते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, सल्फेट। और फिर ये मोनोमर कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर में चेंज हो जाते हैं सोर्स और सिंक टिश्यू के अंदर। अब ये सिंक टिश्यू और सोर्स टिश्यू क्या होते हैं? सोर्स वो टिश्यूज होते हैं जो कि फूड को बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का जो लीफ होता है वो सोर्स टिश्यू है, क्योंकि वो सनलाइट का एनर्जी का यूज करके ग्लूकोज को बना रहा है। और उसके बाद ये ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमारे पास सिंक टिश्यू हैं, जो कि फूड को स्टोर करने का काम कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच मोनोसेक्राइड विल फॉर्म ग्लूकोपाइरानोस रिंग इन द सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर सॉल्व हो गया है तो ऑप्शन बी सही है, ग्लूकोज। अब हम 6 मेंबर रिंग को हम पायरानोस कहते हैं और 5 मेंबर रिंग को हम फ्यूरानोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज को ले लो, ऑप्शन ए के अंदर फ्रक्टोज फ्यूरानोस है, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग बनाता है, 6 मेंबर रिंग नहीं बनाता। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 फ्रक्टोज के अंदर आउट ऑफ द रिंग्स होते हैं। ऑप्शन सी है राइबोस। राइबोस के अंदर तो 5 ही कार्बन होते हैं, तो ये भी 5 मेंबर रिंग्स बनाता है, फ्यूरानोस। और ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस राइबोस ही होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम डीएनए बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे डीऑक्सी का मतलब है राइबोस से एक ऑक्सीजन निकाल दिए। तो ये भी 5 मेंबर रिंग ही है, फ्यूरानोस। तो ऑप्शन बी सही है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, जिसका एक कार्बन आउट ऑफ द रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिगार्डिंग बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। जल्दी से सोचो, अगर सोच लिया है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों ही पॉलीमर ग्लूकोज के बने होते हैं। देखो ऑप्शन नंबर जो डी है, दे आर बोथ यूज फॉर द एनर्जी स्टोरेज इन द प्लांट, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टार्च तो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंक टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन जो सेलुलोज है वो फंक्शनल पॉलीसेकेराइड नहीं है, वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ये प्लांट की सेल वॉल को बनाता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है दे कैन बोथ डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास सेलुलेस एंजाइम नहीं है। हमारे गट के अंदर मौजूद होता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम, क्योंकि अमाइलोज अल्फा कार्बन से बना है, तो अल्फा अमाइलेज अल्फा कार्बन को ही डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन सेलुलोज के अंदर बीटा कार्बन होते हैं, तो इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए ही सही है। दोनों ही पॉलीमर ग्लूकोज के बने हुए हैं। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बनता है, लेकिन सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बनता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Most of the monosaccharide form a ring structure when in a solution. For example, ribose will form a 5 consonant ring is known as. Ribose 5 member ring बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लूकोपाइरानोस। नो, पाइरानोस तो 6 मेंबर रिंग होती है। ऑप्शन सी को देखो, ग्लाइसिर अल्डिहाइड, और डी है एसिड अल्डिहाइड। ये भी नहीं हो सकते। ग्लाइसिर अल्डिहाइड ये तो 3 फैमिली का मोनोसेक्राइड है, तो ऑप्शन बी सही है, राइबोफ्यूरानोस, क्योंकि फ्यूरानोस 5 मेंबर रिंग को कहते हैं। तो यहाँ पे बात तो राइबोज की हो रही है, तो राइबोफ्यूरानोस ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, शुगर कैन कंटेन। हमारे पास शुगर कैन, जो हमारे पास गन्ना होता है, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये गन्ने के अंदर होता है। ऑप्शन बी देखो, ग्लूकोज। ऑप्शन सी राइबोज। ऑप्शन नंबर डी सक्रोज। अब सक्रोज सही है। द रीजन इज, जो हमारे पास सक्रोज होता है, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो हम घर के अंदर चीनी इस्तेमाल करते हैं शुगर, वो सक्रोज होती है, और ये सक्रोज शुगर कैन से ही बनती है। तो ऑप्शन डी सही है। ये तो बहुत आसान है, बस याद रखो कि शुगर कैन से सक्रोज बनती है। जो हम घर के अंदर चीनी इस्तेमाल करते हैं वो शुगर कैन से ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 30, राइबोस इज अ पेंटोज शुगर 5 कार्बन डेट कंटेन्स अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड ईस्टर ग्रुप। ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाले। ऑप्शन ए या बी, अल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। स्टूडेंट, हमें मालूम है मोनोसेक्राइड के 2 तरह के होते हैं, या वो कीटोसिस की फॉर्म में होता है या एल्डोसिस की फॉर्म में। कीटोसिस की फॉर्म का मतलब है इनके अंदर कीटोन ग्रुप होगा, लेकिन एल्डोसिस का मतलब है इनके अंदर अल्डिहाइड होगा। आप लोगों को मालूम ही होगा कि राइबोस पेंटोस शुगर से बिलोंग करती है, और पेंटोस के अंदर 5 कार्बन होते हैं। पेंटोस की एक और फॉर्म होती है जिसे हम राइबोलोस कहते हैं। तो राइबोलो कीटोसिस से बिलोंग करती है, लेकिन राइबोस अल्डोसिस से बिलोंग करता है। मतलब राइबोस के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन राइबोलोस के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अल्डिहाइड। ये तो थोड़े बहुत 30 एमसीक्यूज थे जो बेसिक वाटर और कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक से, लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है तो मैं और एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करवा सकता। लेकिन इसी के पार्ट 2 के अंदर हम और ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक से। अब हो सकता है वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब हो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।